नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की जो क्लास लेकर आई हूँ वो है आलोचना विधा से। आलोचना में भी आज हम देख रहे हैं शुक्ल पूर्व की जो आलोचनाएं हैं, जिसमें आलोचना का जो प्रारंभ हुआ था वहाँ से हम देखेंगे और किस किस युग में शुक्ल पूर्व युग को आलोचना के क्षेत्र में रखा जाता है। ये हम इससे पहले क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में हमारी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है डीएस एकेडमी के द्वारा। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है, कई शर्तें हैं टेस्ट सीरीज की और मिलती जुलती रचनाएं और नए क्षेत्र को, यानी कि जो 2021 का या और भी जो पूर्व में हुई परीक्षाएं हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपका टेस्ट पेपर जो है वो बनाया जाता है। टेस्ट पेपर एकदम नवीन रहता है। प्रयास यही रहता है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट ना हो, और क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते हैं। यदि कोई प्रश्न रिपीट होता है तो वो अपनी शब्दावली दूसरी लेके आता है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं, या आपको डेमो के रूप में टेस्ट पेपर चाहिए तब आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। स्पेशल टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी यानी कि एलटी ग्रेड के लिए है, और अन्य राज्य के यदि जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, या पंजाब है, राजस्थान है, उसके अगर कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो मात्र 15 प्रश्न उसमें उनके स्तर के नहीं हैं, क्योंकि उसमें संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के मिला के 15 प्रश्न रखे जाते हैं। अधिकतम नहीं है, मात्र 15 प्रश्न है। उनको आप छोड़ भी सकते हैं, और इनकी विशेषता यह है कि ये प्रश्न अंतिम में रखे जाते हैं, शुरू में नहीं रखे जाते हैं। तो किसी टेस्ट पेपर में मिक्स हो गए हो तो कहते नहीं है, वरना सभी टेस्ट पेपर में अंतिम में रखे जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी राज्य के हों, हर परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होंगे टेस्ट पेपर, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में देखिए, किसी को कोई भी जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उसी नंबर पे कॉल करेंगे, और यदि हमसे भी आपको बात करनी है तो उसी नंबर पे शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे, तब हमसे बात हो पाएगी। आप निरंतर तैयारी जारी रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज ना कीजिए या पर्सनली मैसेज नहीं कीजिए कि मैम परीक्षा कब होगी। आप अपनी तैयारी एकदम से तेज रखिए, जब परीक्षाएं हों तब हों। ठीक है, तो इस समय आपके तैयारी करने का बहुत अच्छा समय है, आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए बात कर रहे हैं आपकी आलोचना में भी बात कर रहे हैं शुक्ल पूर्व युग की आलोचना में। बहुत लंबी क्लास ये नहीं होगी, बहुत छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि शुक्ल पूर्व युग की जो आलोचनाएं हैं बहुत कम, यानी कि आलोचना की शुरुआत है। वैसे तो आलोचना की शुरुआत यदि हम देखेंगे तो रीतिकाल में हो चुकी थी, लेकिन जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, क्योंकि संस्कृत में आपने देखा होगा टीकाएं, भाष्य, लोचन, इस तरह से जब लिखी गई थी, वर्तिका, वर्तिक, तो ये आलोचनाएं हैं। जैसे कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पे भी आलोचना लिखी गई हैं, तो आलोचना सबसे पहले संस्कृत में ही लिखी गई थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे शुक्ल पूर्व युग में, जैसे पहले देखा था हमने कि भारतेंदु और द्विवेदी युग जो रहेगा वो शुक्ल पूर्व युग में रहेगा। शुक्ल युग में एक तरीके से आप देखेंगे काव्य के क्षेत्र में जैसा छायावाद है वैसा ही शुक्ल युग है। अब हमें लग रहा है कि किसी भी विधा के विभाजन से लेके आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में जब शुरू में पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किस किस तरह से काल विभाजन होता है, किन किन आधारों पे होता है, यानी कि समय विशेष के आधार पर, व्यक्तित्व विशेष के आधार पर भी जो काल विभाजन था वो बताया था। और उसके बाद से आदि का, जैसे ही हमने आधुनिक काल पढ़ा था काव्य का, उसके बाद में जब हमने प्रवेश करा उपन्यासों में, कहानी में, नाटक में, निबंध में, हमने आपको सब बताते हुए हम आपको चले थे कि इस तरीके से विभाजन होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले शुक्ल पूर्व युग निबंध की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका रहेगा भारतेंदु युग, भारतेंदु प्लस द्विवेदी युग। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों युग सम्मिलित रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलोचनाएं नहीं लिखी गई हैं, टीकाएं नहीं लिखी गई हैं, इसीलिए हिंदी आलोचना का आधुनिक रूप वर्तमान काल में विकसित हुआ, ये आप सभी जानते हैं, यानी कि आधुनिक काल वो भारतेंदु युग में। किंतु इसका संबंध संस्कृत काव्यालोचन से है, यानी कि संस्कृत में जो आलोचनाएं लिखी गई थी उनसे इसका संबंध है। यानी कि शुरुआत कहाँ पे हो गई थी आपकी, तो संस्कृत की जो काव्य रचनाएं थी
वहाँ से शुरुआत हो गई थी, जिसका सैद्धांतिक रूप मध्यकाल में विकसित हुआ। और इसका जो सैद्धांतिक रूप है, समीक्षात्मक सिद्धांतों के आधार का जो रूप है, वो हमें रीतिकाल में भी देखने को मिल जाता है। रीतिकाल में देखने का एक कहीं ना कहीं, देखिए आप जैसे देखेंगे केशव दास की रचनाएं हैं जो आपने देखा होगा, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, आपने सबको पढ़ रखा है। तो इन्होंने आधार लिया था कहीं ना कहीं समीक्षाएं भी की थी वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, कहाँ पे हुआ, मध्यकाल में। और मध्यकाल जो है आपका, आप कमेंट कीजिएगा कि मध्यकाल में कौन कौन सा है। अच्छा चलिए बता ही देते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। और मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जिसमें भक्ति काल और रीतिकाल आपका आता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको समझाने की आवश्यकता मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो एक एक बारीकी से, एक तरीके से कहें तो एक एक बारीकी से रूबरू हो चुके हैं। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, इतना विस्तृत उन लोगों ने पढ़ा है कि हर रचना की जो विशेषताएं थी वो भी उन्होंने पढ़ी हैं, ठीक है। इतना विस्तृत मैंने दिया है कि मुझे नहीं लगता कोई देता है या नहीं देता है, मैं किसी की किसी से तुलना नहीं करती हूँ, अपनी तो किसी से ही नहीं तो करती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि इस समय आलोचना के रूप में, यानी कि मध्यकाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस समय आलोचना के रूप में काव्य सिद्धांत निरूपण, आपने देखा था रीतिकाल में निरूपण के रूप में कई रचनाएं हमारे सामने आती हैं अनगिनत। काव्य सिद्धांत निरूपण, कवि शिक्षा प्रेरणा, यानी कि आपने देखा होगा कि राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई कवि प्रिया वगैरह, तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी, दश कुमार चरित, इस तरीके से भी संस्कृत में है वो। तो भाष्य, टीका सूत्र, वार्तिक और वृत्ति के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि मध्यकाल में जो हमें आलोचना प्राप्त होती है वो काव्य सिद्धांत निरूपण के, काव्य के जो सिद्धांत हैं उनका निरूपण किस प्रकार से कवि ने किया है। कवि शिक्षा प्रेरणा, यानी कि कवि ने किसी को प्रेरणा देने के लिए जो ग्रंथ लिखा है उसके रूप में। भाष्य, टीका, सूत्र, वर्तिका, इसके रूप में हमारे सामने आलोचनाएं आती हैं। किस समय? मध्यकाल में, यानी कि भक्ति काल और रीतिकाल में। ज़्यादा करके रीतिकाल में आई है, भक्ति काल में नहीं है। रीतिकाल में विभिन्न आलोचनाओं का सूत्रपात हुआ, जिनमें व्याख्यात्मक आलोचनाएं टीका के रूप में लिखी गई। भक्तमाल पर प्रियादास की टीका इसी श्रेणी में आती है, ठीक है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से टीका है वो भक्तमाल है। आधुनिक आलोचना का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक शीर्षक निबंध से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक निबंध लिखा था, निबंध का नाम ही है नाटक, और इस निबंध से आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। आलोचना के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पे। किसका योगदान है? पत्र पत्रिकाओं का योगदान है। कवि वचन सुधा में प्रकाशित, क्या प्रकाशित हुई थी? हिंदी कविता। कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुई थी हिंदी कविता शीर्षक लेख। यानी कि लेख का मतलब होता है कि हमने कोई पुस्तक पढ़ी, उसकी समीक्षा जब हमने एक तरीके से कहें कि 5 से 10 या 12 पेज में जब हमने की और उसको प्रकाशित करवा दिया, तो वो क्या हुई? हमारी अपनी समीक्षा हुई। जैसे कि आपने गोदान पढ़ी, आपको लगा कि गोदान में ये है, यहाँ पे मार्क्सवाद है, यहाँ पे राजनीति है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सामाजिक यथार्थ उभर रहा है, और उसमें भी हो सकता है आपको वर्तमान की कोई नई विडंबना इस समय गोदान को पढ़ते हुए दृष्टिगत हो जाए, तब आप उसको अपने रूप में आपकी जो दृष्टि होगी उस रूप में आप गोदान की समीक्षा करेंगे। और उसको जब आप समीक्षा करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि कोई जब अच्छा उपन्यास प्रकाशित होकर आता है तो जो अच्छे आलोचक होते हैं, यानी कि उच्च श्रेणी के, जैसे कि डॉक्टर नामवर सिंह जी थे, और इस समय आशीष त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ सिंह, तो विश्वनाथ त्रिपाठी वगैरह है, तो इन सब की ये जो आलोचनाएं करते हैं, डीयू तो अत्यधिक आलोचक देता है अपने में, दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा आलोचक प्रदान करता है। तो ये उस उपन्यास को पढ़ेंगे और उस पर फिर अपनी समीक्षाएं देंगे, ठीक है। जब आलोचनाएं पढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है कि हमने तो इस दृष्टि को देखा ही नहीं था उपन्यास पे, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं काम शोधार्थी भी करते हैं। तो पत्र पत्रिका, तो इसमें क्या हुआ था? कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, कमेंट कीजिएगा किसके द्वारा संपादित थी। प्रकाशित हिंदी कविता शीर्षक लेख में आलोचना का वर्णनात्मक अंश मिलता है, ठीक है। तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और शुक्ल पूर्व यानी कि भारतेंदु युग की आलोचनाएं।
चलिए देखिए, आलोचना में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है, उसके बाद में थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुक्ल युग में एक अकेले में शुक्ल जी की आलोचनाएं हम पढ़ेंगे और उसके बाद में बाकी की पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा आलोचनाओं से टीजीटी में प्रश्न कम बनते हैं, पीजीटी में 1-2 प्रश्न बनते हैं। टीजीटी में यदि प्रश्न बनेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रश्न नहीं बनेगा, पाठ्यक्रम में नहीं है उसके बाद भी प्रश्न बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लाइन दे रखी है हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम में। बात करते हैं क्षत्रिय पत्रिका में। क्षत्रिय पत्रिका में प्रकाशित थी मालती और माधव। मालती और माधव की आलोचना मिलती है। मालती और माधव की आलोचना मिलती है। और क्षत्रिय पत्रिका में ही आपकी अंधेर नगरी की आलोचना मिलती है। में अंधेर नगरी की आलोचना मिलती है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा। हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा। हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना। हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना के नाम से 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की। और इन्होंने ही की थी, और इन्होंने ही यदि बात करें तो नील देवी और परीक्षा गुरु की भी समीक्षा की थी। नील देवी व परीक्षा गुरु की भी समीक्षा की थी। इसको आप नोट अपने आप से कर लीजिएगा। नील देवी और परीक्षा गुरु की भी समीक्षा इन्होंने ही की थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, देखिए यदि किसी को स्पष्ट ना दिखाई दे तो वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, वॉइस से नोट कीजिएगा। प्रेमघन ने बाबू गदाधर सिंह के बांग्ला उपन्यास वंग विजेता के हिंदी अनुवाद के हिंदी अनुवाद के 1885 ईस्वी में तथा संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने भी की थी, तथा संयोगिता
स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में आलोचना की। पत्रिका में आलोचना की और इन्होंने ही बंग विजेता व नील देवी की भी आलोचना की थी। यहाँ से बात कर लेते हैं आपके द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आलोचनाएं नहीं है। पहले नंबर पे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की यदि बात करें तो हिंदी में पुस्तक के रूप में हिंदी में पुस्तक के रूप में समालोचना का सूत्रपात किया। समालोचना के सूत्रपात करता कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। चलिए नेक्स्ट उस पे देखेंगे। आप इसको देखिए फिर देखते हैं। बात कर रहे थे भारतेंदु शुक्ल पूर्व युग में आलोचना की। क्षत्रिय पत्रिका की यदि बात कर लेते हैं तो इसमें प्रकाशित थी मालती और माधव की आलोचना मिलती है और इसी पत्रिका में अंधेर नगरी की भी आलोचना की गई है। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की यदि बात करें तो हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना के नाम से 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक, कौन सा नाटक था? संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की थी। ठीक है, तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपके हिंदी प्रदीप में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की यदि बात करें तो इन्होंने बाबू गदाधर सिंह के बंगला उपन्यास था, कौन सा? बंग विजेता के हिंदी अनुवाद जो हुआ था उसके 1885 ईस्वी में तथा संयोगिता स्वयंवर की 1886 ईस्वी में आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में आलोचनाएं की थी। कौन कौन सी की थी? 2 आलोचनाएं की थी इन्होंने। एक बंग विजेता का जो हिंदी अनुवाद था उसकी, और दूसरी क्या कहते हैं आपके संयोगिता स्वयंवर की भी इन्होंने आलोचना की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यदि बात कर ले, यानी कि द्विवेदी युग में हम आ गए हैं। अब तक भारतेंदु युग की बात चल रही थी। द्विवेदी युग में हिंदी में पुस्तक के रूप में समालोचना के सूत्रपातकर्ता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्हें हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तब आप इसको नोट करके रखिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा ही बचा हुआ है द्विवेदी युग में समीक्षा। चलिए बात कर रहे थे द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषाई। इन्होंने, आप सभी जानते हैं कि खड़ी बोली को महत्व दिया था, तो बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी आलोचनाओं में बात करें तो पहली है नैषद चरित चर्चा। नैषद चरित चर्चा। दूसरे नंबर पे बात करें तो कालिदास की समालोचना। कालिदास की समालोचना। तीसरे नंबर पे बात करें तो कालिदास की निरंकुशता।
कालिदास की निरंकुश था। 4th नंबर पे बात करें तो आलोचनांजलि, आलोचनांजलि। 5वें नंबर पे समालोचना समुच्चय, समालोचना समुच्चय। 6वें नंबर पे है साहित्यालाप, ठीक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आगे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की यदि बात करें तो इनका है रूपक रहस्य। इसके बाद में बात करें तो भगवान दीन, भगवान दीन की यदि बात करें तो व्यंग्यार्थ मंजूषा, और अलंकार मंजूषा। इसी के साथ में बात करें आगे कन्हैया लाल पौधार, जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे यहाँ पे। कन्हैया लाल पौधार, कन्हैया लाल पौधार की यदि बात करें तो काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, रसमंजरी, दूसरी है रसमंजरी, और तीसरी है अलंकार मंजरी। इसी के साथ में बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, तो यहाँ पे सीधा हरिओध लिख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हरिओध जी की यदि बात करें तो इनकी है रस कलश, रस कलश, कबीर वचनावली, कबीर वचनावली, इस की आलोचना इन्होंने की है। और इसके बाद में बात करते हैं राम कुमार वर्मा। कबीर वचनावली की आलोचना कर लीजिए। राम कुमार वर्मा की यदि बात करें तो कबीर का रहस्यवाद। इसके बाद में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की यदि बात करें तो मीरा की प्रेम साधना, मीरा की प्रेम साधना। कृष्ण शंकर शुक्ल की बात करें, कृष्ण शंकर शुक्ल की यदि बात करें तो कृष्ण शंकर शुक्ल का है केशव की काव्य कला, केशव की काव्य कला। कविवर रत्नाकर, कविवर रत्नाकर। इसके बाद में बात कर लेते हैं जनार्दन मिश्र। जनार्दन मिश्र की यदि बात करें तो इनका है विद्यापति। इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं आपके रामदहीन मिश्र। रामदहीन मिश्र की यदि बात करें तो काव्य दर्पण। आगे बात कर लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यदि बात करें तो इनका है काव्यांग कौमुदी, काव्यांग कौमुदी। आगे बात कर लेते हैं अर्जुन दास केडिया, अर्जुन दास केडिया। अर्जुन दास केडिया की यदि बात करें तो भारती भूषण, और यहीं पे जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए नई दिखाई दे तो इस नाम पे ध्यान दीजिएगा, वो इस पे जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की यदि हम बात करते हैं तो घनाक्षरी नियम रत्नाकर, घनाक्षरी नियम रत्नाकर थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है।
तो ये थे आपका कंप्लीट हुआ शुक्ल पूर्व युग। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे देखते हैं। चलिए, शुक्ल पूर्व युग में बात कर रहे थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की यदि बात करें तो नैषध चरित चर्चा महत्वपूर्ण है। कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता कई बार प्रश्न बन चुका है। आलोचनांजलि भी आप पढ़े रहिएगा, समालोचना, समुच्चय और साहित्य लाभ भी आप पढ़े रहिएगा। श्याम सुंदर दास की बात करें तो रूपक रहस्य कई बार प्रश्न बन चुका है। भगवान दीन की यदि बात करें तो व्यंग्यार्थ मंजूषा, अलंकार मंजूषा दोनों महत्वपूर्ण हैं। कन्हैया लाल पौधार की बात करें तो काव्य कल्पद्रुम महत्वपूर्ण है। रसमंजरी पढ़े रहिएगा आप। देखिए, रसमंजरी वैसे भी रचनाएं हैं रीतिकाल में, लेकिन आपसे प्रश्न बन जाएगा कि रसमंजरी आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। अभी की एक बात बताएं, देखिए अगर आप सोचते हैं कि एक हिंदी में एक नाम से एक ही विधा है तो ये आप गलत फहमी में रहते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इस नाम की और भी रचना हो सकती है, तो यदि एग्जामिनर ने विकल्प ही नहीं रखा है तो आप विवश होते हैं ये सोचने पे कि यदि एग्जामिनर ने, या मैं हूँ या कोई भी टीचर है, यदि उसने विकल्प रखा ही नहीं है वो, तो फिर आपको दूसरा विकल्प चूज़ करना है और उस विकल्प में वो जो सही है फिर आपको उस राइटर को, उस लेखक को गहनता से पढ़ना होगा। क्योंकि भ्रमित करने के लिए जो चर्चित रचनाएं होती हैं उनसे संबंधित जो अन्य विधाओं में रचनाएं होती हैं वहाँ से प्रश्न बनाने की हो सकता है एक्सपर्ट तैयारी में हो। इसीलिए मैं नहीं कहती हूँ कि मेरे टेस्ट पेपरों से 50 टेस्ट पेपरों से आपका 125 पेपर पूरा फंसेगा, नहीं। मैं कह रही हूँ कि 125 जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आएंगे 2 घंटे में जो आपको करने होंगे, वो किन रणनीतियों से पेपर बन के आएगा, उन सब रणनीतियों को आप जाने रहें। चाहे वो व्याकरण के हों, चाहे वो संस्कृत साहित्य के हों, संस्कृत व्याकरण के हों, हिंदी साहित्य के हों, या भाषा विज्ञान और किसी भी आपके हिंदी से संबंधित जो 125 प्रश्न बनेंगे वो किन दृष्टियों से एक्सपर्ट पेपर बना के ला रहा है, वो सब दृष्टियाँ आपके पास होनी चाहिए। तब आप देखिएगा आप कितनी जल्दी पेपर को सोल्व भी करते हैं और आगामी जो परीक्षा आपकी होगी उसमें आप अपनी सीट सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मेरा जो पेपर है वो मैं यूँ ही नहीं उठा के लाती हूँ, बहुत गहनता के साथ में प्रश्नों पर मनन करती हूँ, उसके बाद में आपको पेपर दिया जाता है। वीकली 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं और कभी किसी कारण बस कोई समस्या हो जाती है तो एक पेपर भी रह जाता है। वैसे तो कायदा नियम तो होता है कि 1 सप्ताह में एक ही पेपर आपको कराया जाए संपूर्ण साहित्य से, लेकिन मैं आपको 2 टेस्ट पेपर कराती हूँ ताकि आपके पास दोबारा तिबारा रिवीजन करने के लिए अच्छा समय मिल जाए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। तो यहाँ पे भी प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं कि रसमंजरी तो किसकी है, कन्हैया लाल पौधार की। आलोचनात्मक कृति में यदि बात आ जाएगी तब आप वहाँ पे घूमिएगा कि नामवर जी ने तो लिखी नहीं होगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नहीं लिखी है। तो भाई ध्यान रखो, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, जहाँ से हमें लगता है कि एक्सपर्ट आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा एग्जामिनर, वहाँ पे हम आपको बोर्ड पे बताते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अलंकार मंजरी। हरिओद की बात करें तो रस कलश, कबीर वचनावली की आलोचना भी इन्होंने की है, महत्वपूर्ण है हरिओद। राम कुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, मीरा की प्रेम साधना, दोनों महत्वपूर्ण है। राम कुमार वर्मा भी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र भी। कृष्ण शंकर शुक्ल की बात करें तो केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर। जनार्दन मिश्र की बात करें तो विद्यापति। देखिए सीधा सीधा विद्यापति से भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन यहाँ पे भी। रामदहीन मिश्र की बात करें तो काव्य दर्पण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की काव्यांग कौमुदी महत्वपूर्ण है। अर्जुन दास केडिया, भारती भूषण। जगन्नाथ दास रत्नाकर की घनाक्षरी नियम रत्नाकर भी आप पढ़े रहिएगा। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी है तब आप हमें कॉल करेंगे 9568802463। इस नंबर पे आप हमें कॉल करेंगे, ठीक है। और यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तब आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करेंगे, और या मैसेज नहीं, व्हाट्सअप कॉल नहीं करेंगे, क्षमा कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज देंगे। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर है तब आप उसमें लिख दीजिएगा TGT PGT डेमो टेस्ट पेपर, ठीक है। तो वो आपको भेज दिया जाएगा। और टेस्ट पेपर देखिए हमारा ये कोई मतलब नहीं है कि हम आपको मतलब हल कराएं किसी तरह से या कुछ, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे 15 रुपये, पहले 10 रुपये पर टेस्ट पेपर था, 15 रुपये टेस्ट पेपर है। जो बच्चा यहाँ पे 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर दे रहा है
तो वो किस तरह से वो 15 रुपये एक साथ, 15 रुपये के हिसाब से उसने 750 रुपये एक साथ ऐड जोड़े हैं और फिर वो हमें भेज रहा है। तो हम पब्लिकली नहीं कर सकते, पब्लिकली नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी भी मेहनत है और फिर बच्चे का भी उसमें उसने जो आर्थिक रूप से किन परिस्थितियों से निकल के वो टेस्ट पेपर ज्वाइन किया है, तो हम यूँ ही नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे ने किस तरह से पैसे का अरेंजमेंट किया है, फिर हमें भेजा है और उसके बाद में हम उसको टेस्ट पेपर दे रहे हैं। तो ये सब हम खैर पब्लिकली नहीं करते हैं। तो हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो उन्हीं तक टेस्ट पेपर सीमित रहता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 15 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। सुबह टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को उत्तर कुंजी दी जाती है और उसके बाद में यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है, मैं चाहती हूँ कि आप डाउट करिए, क्योंकि देखिए आप यदि किसी प्रश्न में डाउट करेंगे, चाहे वो व्याकरण का है चाहे वो साहित्य का है, आपको लगेगा कि मैम ये नहीं ये होगा। कई बार क्या होता है कि मैंने तो प्रूफ रीडिंग करके आंसर की बना के भेज दी, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वो आगे आपके सर ने प्रेषित कर दी। अब नहीं ध्यान दिया तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए आप जब कॉल मैसेज देते हैं कि इस टेस्ट का ये है या इस टेस्ट का ये हो सकता है, तो तब मुझे लगता है कि हाँ, तब फिर मैं दोबारा टेस्ट पेपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद विकल्प की मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से, क्योंकि 125 क्वेश्चनों के विकल्प को बनाना ABCD करके, तो थोड़ी सी कई बार वो मैंने उसको बोला भी है कि भाई चेक करो, तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखा कीजिए और आप डाउट कीजिए, आपको जिन प्रश्नों में डाउट हो आप हमें प्रश्न दीजिए, लेकिन पर्सनली कोई मैसेज ना दीजिए। जिसको भी देना है मैसेज देना है कि हाँ मैम ये हो सकता है, तो वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज दे और मैसेज देने के बाद में कुछ समय की प्रतीक्षा करें। देखिए एकदम से तो कोई भी फ्री नहीं रहता है, सबके पास व्यस्तता है और मेरे पास तो बहुत व्यस्तताएँ हैं। आपका टेस्ट पेपर बनाना है, प्रूफ रीडिंग करनी है और नोट्स बनाना है, आपको क्लास लेनी है आपके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और PDF का, टेस्ट पेपर की PDF का है, जब आपके पास टेस्ट पेपर आता है आप समय से टेस्ट पेपर दीजिए। आप कल पे टालते रहेंगे कि मैम तो 50 टेस्ट पेपर हमें एक साथ दे देंगी या हम इकट्ठा कर रहे हैं बाद में सोल्व कर रहे हैं, तो बाद में कुछ नहीं होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसीलिए आप मेरे साथ ही टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए चलिए। यदि आपको ये है कि आज 40वां टेस्ट पेपर दिया गया है, 30वां टेस्ट पेपर दिया गया है, तो आप उस टेस्ट पेपर को आज ही सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में रात को आप चाहे 12 बजे स्कोरिंग अपना डालिए, आप डेली अपना स्कोरिंग डालिए, जो भी आपका टेस्ट पेपर जिस दिन भी हो रहा है। जब आपको आंसर की मिलती है उसके 2-3 घंटे बाद आप अपनी आंसर की चेक कीजिए। उसके बाद आप अपना स्कोर जो है वो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि हम ये हमारा ID नंबर है या ये हमारा नाम है और ये हमारा स्कोर चल रहा है। कहीं पे आपको डाउट है तो वो भी आप प्रश्न डालिए और अनायास ये अगर आप कल के ऊपर टालते हुए चलेंगे तो आपके पूरे 50 टेस्ट पेपर यूं ही रखे रह जाएंगे। फिर आप सर को फ़ोन करेंगे कि सर हमारे उस नंबर की PDF नहीं खुल रही है, सर हमारे उस नंबर की PDF नहीं खुल रही है। पिछली कई क्लासों में आपको टेस्ट पेपर सोल्व करना भी बताया है, आपको दोबारा टेस्ट पेपर खोलना ही नहीं पड़ेगा जो आप हमारे तरीके से टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में शुक्ल जी के साथ में, क्योंकि अगली हम एक ही क्लास में शुक्ल जी की आलोचनाएं पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।